एमएनटी न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए उन्होंने मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया और इस प्रकार के विषय हमारे राष्ट्रीय स्तर पे होने भी चाहिए क्योंकि आज भी हमारे समाज के अंदर महिलाओं की दशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी आज के समय में होनी चाहिए थी। तो आपने जैसे कि मुझसे सवाल किया कि संविधान क्या है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि संविधान एक एक ऐसा दस्तावेज है जो कानूनी दस्तावेज है जो भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ उसको जीवन बिताने का अधिकार देता है। उस गरिमा के जीवन के अधिकार पर पुरुष का भी उतना ही अधिकार है और इस देश की जो आधी आबादी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, स्त्रियां हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है। और नगरीय व्यवस्था के अंदर मूल निवासी समाज की महिलाएं हों या फिर अन्य समाज की जो महिलाएं हैं, उससे पहले जो हम भारत की महिलाओं की जो स्थिति देखते हैं, वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही शोचनीय थी। जैसे कि जो जमात है, एक मनुवादी व्यवस्था ने एक पुरुष जमात जिसे पुरुष प्रधान समाज हम कहेंगे, उसकी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के अंदर बनाई थी, जिसमें महिलाओं के सभी जो मानवीय अधिकार थे, उनको कहीं भी दर्जा नहीं दिया गया था। यानी कि महिलाओं की खुशी उस मनुवादी व्यवस्था या स्मृतियों के अनुसार या धर्मशास्त्रों के अनुसार या मनुवादी संविधान के अनुसार स्त्रियों की खुशी या उनके अधिकार पाप समझे जाते थे। ऐसी दशा में महिलाओं को भारत का संविधान जो संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित हुआ है, उन्होंने हिंदू कोड बिल के द्वारा भारत की महिलाओं को, न कि मूल निवासी महिलाओं को, बल्कि भारत देश की समस्त महिलाओं को एक समान अधिकार दिया। और वो समान अधिकार था कि वो अपने गौरवमयी जीवन को, अपने गरिमामय जीवन को जीने का पूरा अधिकार रखती हैं। उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार मिला, उन्हें अपने आप स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिला। क्योंकि भारत के अंदर जो व्यवस्था सदियों से चली आई है, मनुवादी व्यवस्था, गैर बराबरी व्यवस्था, उस व्यवस्था में, उस गैर बराबरी व्यवस्था में भारत की महिलाओं की दशा सबसे ज्यादा दर्दनाक देखी गई है। और उसके अंदर फिर मूल निवासी महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय है। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान ने जो है भारत के अंदर महिलाओं को सम्मान का जीवन दिया है। मनुवादी व्यवस्था में महिला को जो है धर्म के अनुसार महिलाओं को जो है सरस्वती और क्या कहते हैं धन की देवी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन उसी ग्रंथ में उन महिलाओं को न शिक्षा लेने का अधिकार था और ना ही धन अर्जित करने का अधिकार था। लेकिन भारत के संविधान ने ये दोनों ही अधिकार ही नहीं बल्कि अत्यधिक मात्रा में महिलाओं के जीवन के विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत मात्रा में कानूनी अधिकार एक लिखित दस्तावेज संविधान के अंदर उनको दिए हैं। जैसे कि आपने कहा कि मध्ययुगीन समय में राष्ट्रपिता फूले के समय और उस समय के राजाओं की काल में जो स्त्रियों की दशा थी, वह बहुत ही शोचनीय दशा थी। क्योंकि उस समय भी जो भारत के अंदर मनुवादी व्यवस्था थी, महिलाओं की दशा बहुत ही स्थिति जो है बहुत दर्दनाक थी। क्योंकि उस समय बहुत सी महिलाओं के ऊपर कुप्रथाएं थोपी जाती थी और उनको करने के लिए महिलाएं बहुत विवश थी। जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया और क्या कहते हैं सती प्रथा के साथ साथ जैसे कि विधवा विवाह हो गया, वो पूरी तरह से जो है पुरुषों के अधीन थी और पुरुषों का ही उनके ऊपर पूरा अधिकार था। उन्हें अपने आप से खुद से कोई भी काम करने का उनके ऊपर जो है अपने लिए वो स्वतंत्र नहीं थी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उस समय की सभी स्त्रियों की दशाएं बहुत खराब थी। मुस्लिम समाज की महिलाओं की दशा भी खराब थी, लेकिन उन्हें बहुविवाह जैसे व्यवस्था उन पे जबरदस्ती थोपी नहीं जाती थी, वो दूसरी शादी कर सकते थे। जबकि हिंदू व्यवस्था में महिला विधवा होने के बाद सती होना उसके लिए ज्यादा जरूरी था, उसका पुनर्विवाह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
और ना ही उसे संपत्ति रखने का अधिकार था। उसके विपरीत अगर मनुवादी व्यवस्था जिसे हिंदू व्यवस्था हम कहते हैं, तो हिंदू महिलाओं को धन रखने का अधिकार भी नहीं था। जबकि मुस्लिम समाज की महिलाओं को अपने जो उनके साथ में जो उनकी दहेज का जो भी सामान, जो भी वो चीजें लाती थी, उस पे उनका पूर्ण अधिकार हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के भारत में जो है हिंदू महिलाओं की दशा सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। जैसे कि खुसरो ने भी कहा है कि भारत में हिंदू महिलाओं की दशा लड़की के रूप में वो जो है पिता के अधीन होती है, पत्नी के रूप में वो पति के अधीन होती है और विधवा होने पर वो पुत्र के अधीन होती है, और नहीं तो उसे जबरदस्ती सती होना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें जौहर व्रत भी करना पड़ता था, जिसे हम आत्मदाह कहेंगे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये बहुत ही दर्दनाक कुप्रथाएं उस समय देखी गई हैं, महिलाओं के लिए विशेष रूप से रखी गई थी, जो महिलाओं को करनी पड़ती थी ना चाहते हुए भी। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा अमान्य अत्याचार हम कहेंगे, जो महिलाओं के ऊपर उस समय थोपा गया था। लेकिन राष्ट्रपिता फूले साहब और जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई के प्रयासों से जो है महिलाओं के जो बाल विवाह हुआ करते थे, सती प्रथा हुआ करती थी, यहाँ तक कि कन्या वध हुआ करता था, जिसे आज हम भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। इन सारी कुप्रथाओं के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने और फुले दंपत्ति ने जो है बहुत ही सामाजिक आंदोलन और बहुत ही प्रयास किया, और उनके द्वारा जो है महिलाओं के शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। जैसे कि फूले साहब ने कहा था कि शूद्रों की दशा जो आज इतनी खराब है वो शिक्षा के कारण है, उसी प्रकार महिलाओं की दशा और भी जो है शिक्षा के कारण, गति न होने के कारण, मति न होने के कारण, ये सारी उनकी जो है दुर्दशाएं हैं। और इसी के लिए उन्होंने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को जो है प्रेरित किया, और वो इस देश की प्रथम शिक्षिका बनी, और इस देश की आधी आबादी के लिए उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले। वहीं हम राष्ट्र पिता फुले के साथ साथ हम पेरियार रामास्वामी की बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी पुस्तक जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, इस पुस्तक में भी भारत में जो महिलाओं की दशा है उसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर भारत की महिलाओं की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे अछूत लोगों से किया जाता है, उससे भी बर्बरता पूर्व ज्यादा अत्याचार जो है महिलाओं के ऊपर किया जाता है। और पेरियार ने ये भी संदेश अपनी किताब के अंदर दिया है कि भारत में जो है महिलाओं को जो है रोजगार संबंधी और कामकाजी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो धन कमाती हैं तो उन्हें पुरुष के अधीन नहीं होना पड़ेगा। और जो व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम जो पुरुष है वो महिला को सिर्फ एक सजी हुई गुड़िया और अपने उसके लिए जैसे बच्चा पैदा करने के लिए रसोईया के रूप में, अपनी सेविका के रूप में, अपने शारीरिक भोग के रूप में यूज करना चाहता है। इतनी ही दशा भारत में महिलाओं की है। तो पेरियार रामास्वामी द्वारा भी भारत में महिलाओं की दशा के सुधार के लिए बहुत कार्य किए गए, और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भी महिलाओं की दशा के लिए बहुत सुधार किए गए। जी सर, जरूर एक कार्यकर्ता के रूप में मैं फील्ड में अपने मूल निवासी बहुजन समाज के काम को, जो हमारे महापुरुषों का कारवा है, उसको लेकर के महिलाओं के बीच में ही नहीं, मैं पुरुष के बीच में भी जाती हूँ। क्योंकि आज हम जो पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं वो पुरुष द्वारा ही महिलाओं पे थोपी गई है। तो हमें एक महिला होने के नाते, एक जागरूक महिला होने के नाते पुरुषों को भी और महिलाओं को भी जो है अपने जो उनकी स्थिति थी उसके बारे में भी सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी तक हमारी सारी चर्चा से ये देखने को, ये सुनने को हमारे दर्शकों को मिला होगा कि जो हमारे महापुरुष, जो हमारे पिछले हमारे जो वंश, जो मूल निवासी नायक या मूल निवासी राजा रहे हैं, उन्होंने महिलाओं की आजादी, उनके सम्मान के लिए पूरी व्यवस्था की है और उनको बराबर का दर्जा अधिकार दिया है। चाहे हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं या सम्राट अशोक के काल की बात करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका बन करके श्रीलंका में शिक्षा देने गई। ये इस देश का सबसे सर्वांगीण इतिहास रहा है महिलाओं की शिक्षा की तरफ, उनके सम्मान की तरफ, उनकी अधिकार की तरफ। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले
राष्ट्रपिता फुले, पेरियार और बाबा साहब द्वारा हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिए, आज उनकी बदौलत हम इस व्यवस्था को तो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं जरूर इस माध्यम से या कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं को ये आश्वासन और संदेश देना चाहूंगी कि मनुवादी व्यवस्था वाले या मनुवादी जो लोग हैं, उनके घरों में अगर लक्ष्मी बना करके दी है तो वो भारत के संविधान ने दी है, और अगर सरस्वती बना करके एक शिक्षिका के रूप में भी दी है तो वो भारत के संविधान ने दी है, क्योंकि भारत के संविधान ने ही पूरे भारत की महिलाओं के आत्मसम्मान का अंकुर अगर विकसित उनके मन मस्तिष्क में किया है तो भारत के संविधान द्वारा हुआ है, और फुले साहब द्वारा जो सामाजिक आंदोलन, सावित्रीबाई द्वारा जो सामाजिक आंदोलन हुआ है उसके द्वारा हुआ है। और इससे मैं सारी महिलाओं को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज वो जिस भी पोजीशन में जो मनुवादी व्यवस्था में उनकी दशा थी और आज वो जिस पोजीशन में है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से है, और भारत के संविधान बनने से पहले जो सामाजिक आंदोलन महापुरुषों द्वारा, मूल निवासी महापुरुषों द्वारा किए गए हैं उनकी बदौलत है। उस क्षेत्र में मैं सिर्फ महिला, मूल निवासी महिला के लिए ही इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं इस देश की संपूर्ण महिलाओं के लिए ये संदेश और ये बात बताना चाहती हूँ कि आपका अगर विकास हुआ है, आप बिजनेस में गई हैं, आप शिक्षिका बनी हैं, आप एक राजनीति की सांसद बनी हैं, आप विदेशों में गई हैं, आप कंपनियों में गई हैं, आप जिस भी क्षेत्र में गई हैं, जहां भी आपने आज अपना पोजीशन बना के रखा हुआ है, अपना मुकाम हासिल किया है, वो भारत के संविधान की बदौलत है। जब आपको समानता का अधिकार मिला, आपको शिक्षा का अधिकार मिला, आपको संपत्ति का अधिकार मिला, और सबसे पहले आपको मानव समझने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हुए आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।